गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में अपने पढ़ा था SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया और इसकी मैकेनिज्म। आज इसके ऊपर अपने क्वेश्चंस लेते हैं कि जैसे यह एक यौगिक दिया हुआ है, इसका नाम है 1 ब्रोमो पेंटेन, 1 ब्रोमो 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन, 1 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन। ये चार जो एल्किल हैलाइड दिए इसको SN1 अभिक्रिया की क्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित करना है। कौन सा जो इसमें से एल्किल हैलाइड है जो SN1 अभिक्रिया सबसे अधिक देगा, कौन उससे कम देगा, कौन सबसे कम देगा। तो अपन देखेंगे इसके अंदर 1 ब्रोमोपेंटेन, ये जो एल्किल हैलाइड है ये एल्किल हैलाइड 1 डिग्री है, ये भी एल्किल हैलाइड 1 डिग्री है, ये भी एल्किल हैलाइड 1 डिग्री है और ये भी एल्किल हैलाइड 1 डिग्री, सारे एल्किल हैलाइड 1 डिग्री है। लेकिन SN1 अभिक्रिया की क्रियाशीलता का अपन क्रम अपन जानते हैं कि सबसे अधिक कौन देता है, 3 डिग्री देता है, फिर 2 डिग्री देता है, फिर 1 डिग्री देता है और लास्ट में CH3X देता है, ये क्रम होता है। लेकिन यहाँ पर तो सारे क्या है, एल्किल हैलाइड 1 डिग्री है। अब तो अपन क्या देखेंगे, इसके अंदर जो आगे वाला जो कार्बन है उसके ऊपर अपन क्या देखेंगे, प्रेरणिक प्रभाव देखेंगे। प्रेरणिक प्रभाव के अंदर प्लस आई प्रभाव जो है किस पर जितना अधिक होगा वो यौगिक जो है उतना ही फास्ट SN1 अभिक्रिया देगा। तो अब देखिए इसके अंदर कोई भी प्लस आई प्रभाव नहीं है। इसके अंदर देखो यहाँ पर इस कार्बन से कितने एल्किल ग्रुप जुड़े हुए, 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए, एक मेथिल, ये मेथिल मेथिल, मतलब यहाँ पर प्लस आई प्रभाव क्या है, अधिक है। और तो इसका मतलब सबसे अधिक प्लस आई प्रभाव कहाँ है, सेकंड में। तो सेकंड जो यौगिक होगा ये सबसे अधिक जो है SN1 अभिक्रिया देगा। उसके बाद में देखो इसके अंदर कोई प्लस आई प्रभाव नहीं, इसमें एक प्लस आई प्रभाव है जो दूसरे कार्बन पर है और इसके अंदर जो प्लस आई प्रभाव इसमें भी एक है, लेकिन ये 1, 2, 3 कार्बन पर है। तो प्लस आई प्रभाव का प्रभाव अधिक कहाँ पर होगा, जो हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा उसके नजदीक जितना जुड़ा होगा प्लस आई प्रभाव वाला ग्रुप, उसका प्रभाव अधिक होगा। तो यहाँ पर जो इससे इसकी डिस्टेंस कम है और यहाँ पर इसकी डिस्टेंस ज्यादा है, तो डिस्टेंस कम कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ये जो यौगिक है SN1 अभिक्रिया फास्ट देगा। तो सेकंड अपना होगा ये 3rd नंबर, उसके बाद में हो जाएगा ये 4 और सबसे कम देगा वो कौन सा देगा, ये अपना फर्स्ट हो जाएगा। तो ये जो है SN1 अभिक्रिया की क्रियाशीलता का क्रम होगा। सबसे अधिक कौन देगा, तो 1 ब्रोमो 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन, ये सबसे अधिक। उसके बाद में 1 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन, उसके बाद में 1 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन और सबसे कम कौन देगा, 1 ब्रोमो पेंटेन। तो ये था इसके अंदर, इस प्रकार से अपन इसके प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। आज अपन नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं अपना कुछ नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए कुछ अपन यहाँ पर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला लेते हैं एल्किल एल्किल साइनाइड का निर्माण। एल्किल साइनाइड का निर्माण कैसे होगा, तो अपन क्या लेंगे, एल्किल हैलाइड, और एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया अपन किसके साथ करेंगे, KCN के साथ, पोटेशियम साइनाइड। और यहाँ पर जो इसका विलयन होगा वो कैसा होगा, एल्कोहलिक होगा। एल्कोहलिक KCN की अभिक्रिया अपन एल्किल हैलाइड के साथ करेंगे तो यहाँ से K और X मिलकर KX निकल जाएगा
और यहाँ पर RCN प्लस KX, मतलब एल्किल साइनाइड का निर्माण हो जाएगा, या इसको एल्केन नाइट्राइल भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर अपन CH3Cl है, मैथिल क्लोराइड, रिएक्शन विद KCN, पोटेशियम साइनाइड। एल्कोहलिक AlC, तो ये K और Cn मिलकर KCN यहाँ से हट जाएगा, CH3Cn प्लस KCl, तो ये बन जाएगा यहाँ पर मैथिल साइनाइड। अब देखिए यहाँ पर जो मैथिल साइनाइड का निर्माण हो जाएगा, तो ये अभिक्रिया आपने किसके साथ की, KCN, और कैसा लिया, एल्कोहलिक। अब यहाँ पर जो ये मैथिल साइनाइड बना है, इसकी रिएक्शन अपन इसका जल अपघटन करेंगे। तो जल अपघटन के अंदर अपन पूर्ण जल अपघटन, आंशिक जल अपघटन, आंशिक अपचयन और पूर्ण अपचयन करते हैं, तो अपन को उत्पाद क्या प्राप्त होंगे, भिन्न भिन्न उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो इसके अंदर देखो, पहला अपन लेते हैं पूर्ण जल अपघटन। अब देखो, जो अपने मैथिल साइनाइड था अपने पास, मैथिल साइनाइड, इसका अपन जल अपघटन करते हैं, तो जल अपघटन हो जाएगा डाइल्यूट HCl की उपस्थिति में। तो यहाँ पर पूर्ण जल अपघटन होगा, तो जल के अणु कितने काम आएंगे, 2 जल के अणु यहाँ पर काम आ जाएंगे। तो इसके अंदर जब 2 जल के अणु इससे अभिक्रिया करेंगे, तो एक तो बनेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल CH3COOH, CH3COOH, और पीछे हाइड्रोजन कितने बचे, 4 बचे। अब 4 में यहाँ पर देखो एक N है, इस N के साथ में ये 3 हाइड्रोजन है, तो CH3 और CH3 एक ये HCl मिलकर, तो इसके क्या बन जाएगा, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। ये यहाँ पर कैसा जल अपघटन था, पूर्ण जल अपघटन। तो ध्यान ये रखना है कि एल्किल जो साइनाइड है, इसका जब पूर्ण जल अपघटन करते हैं, तो उत्पाद आपको क्या प्राप्त होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होगा। इसका नाम है एसिटिक अम्ल, IUPAC में एथेनोइक एसिड। सेकेंड CH3CN मैथिल साइनाइड, इसका अपन आंशिक जल अपघटन करते हैं, कंसंट्रेटेड HCl, आंशिक जल अपघटन। जब एल्किल साइनाइड का अपन आंशिक जल अपघटन करेंगे, तो ये O इसके बीच में जुड़ जाएगा, तो CO और N 2 जुड़कर CONH2, तो यहाँ पर जो उत्पाद बनेगा CH3CONH2। कहने का मतलब किसका निर्माण होगा, एमाइड का, एथेनेमाइड, एमाइड का निर्माण होगा। तो इसके अंदर मैथिल साइनाइड का पूर्ण जल अपघटन करोगे तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा, और मैथिल साइनाइड का आंशिक जल अपघटन करेंगे तो अपन को क्या प्राप्त होगा, एमाइड प्राप्त होगा। अब अपन लेते हैं थर्ड आंशिक अपचयन, मैथिल साइनाइड, इसको अपन ट्रिपल बंद N भी लिख सकते हैं, मैथिल साइनाइड। मैथिल साइनाइड का अपन क्या करते हैं, आंशिक अपचयन करते हैं। तो आंशिक अपचयन अपन करेंगे SN प्लस HCl की उपस्थिति में, तो ये कितने हाइड्रोजन प्रदान करेगा, 2H। अब एक यहाँ जुड़ जाएगा, एक यहाँ जुड़ जाएगा, तो मध्यवर्ती इमीन का निर्माण होगा। मध्यवर्ती इमीन, और इसका अपन आगे क्या करेंगे,
जल अपघटन H2। अब जल अपघटन H2 यहाँ पे लिखते हैं, समझने के लिए मैं यहाँ पर ऐसे अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ये है तो यहाँ पर ये बंद यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। कहने का मतलब ये H2 यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, ये H2 आ गया। तो इस प्रकार से अपन समझने के लिए लिखा है कि ये N, ये H और ये H मिलकर NH3 बन जाएगा और यहाँ पर CH3CHO जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर CH3C ये हो जाएगा डबल बॉन्ड O और ये हो गया अपना H और प्लस बन जाएगा NH3 अमोनिया। तो यहाँ पर जो निर्माण हो जाएगा वो निर्माण हो जाएगा एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड या उसको अपन कहते हैं IUPAC में एथेनेल। तो कहने का मतलब जब अपन एल्किल साइनाइड का कैसा अपचयन करेंगे, आंशिक अपचयन करेंगे तो अपन को क्या प्राप्त होगा, एल्डिहाइड प्राप्त होगा। और इस ये अभिक्रिया जो है नेम रिएक्शन है और इस अभिक्रिया को अपन कहते हैं स्टीफन्स अभिक्रिया। नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। स्टीफन्स अभिक्रिया तो एल्किल साइनाइड का आंशिक जल अपघटन SN+HCl की उपस्थिति में मध्यवर्ती एमीन बनेगा, जिसका अपन जल अपघटन करेंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, एल्डिहाइड प्राप्त होगा। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, स्टीफन्स अभिक्रिया कहते हैं। तो ये था अपना आंशिक अपचयन। अब अपन लेते हैं पूर्ण अपचयन। एल्किल साइनाइड का पूर्ण अपचयन, जैसे अपन ने यहां ले लिया CH3CN, मैथिल साइनाइड का पूर्ण अपचयन करेंगे तो पूर्ण अपचयन यहाँ पर अपन लेंगे C2H5OH प्लस Na, C2H5OH एथिल अल्कोहल और प्लस सोडियम, ये हो जाएगा पूर्ण अपचयन। तो ये हाइड्रोजन यहाँ देगा 4 देगा, तो एक यहाँ जुड़ जाएगा हाइड्रोजन CH3CH और ये हो जाएगा CH2NH2, 2 यहाँ आ जाएंगे और 2 यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ पर बन जाएगा CH3CH2NH2 एथिल एमीन। तो एमीन कितनी डिग्री प्राप्त हो गई, 1 डिग्री, या प्राथमिक एमीन का निर्माण होगा। तो मैथिल साइनाइड या एल्किल साइनाइड का अपचयन C2H5OH प्लस Na की उपस्थिति में जब इसका पूर्ण अपचयन करेंगे तो अपन को क्या प्राप्त हो रही है, मतलब प्राथमिक एमीन प्राप्त हो रही है। इस अभिक्रिया का नाम रिएक्शन है, इसका भी नाम है। इस अभिक्रिया को अपन क्या कहते हैं, मेडियस अभिक्रिया कहते हैं, मेडियस अपचयन या मेडियस अभिक्रिया। तो ये भी नेम रिएक्शन, ध्यान रखना। जब एल्किल साइनाइड का पूर्ण अपचयन C2H5OH प्लस Na की उपस्थिति में कराएंगे तो अपन को प्राथमिक एमीन प्राप्त होगी और ये जो अभिक्रिया है वो क्या कहलाएगी, मेडियस अभिक्रिया कहलाती है। तो ये था एल्किल साइनाइड का जब अपन पूर्ण जल अपघटन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल, आंशिक जल अपघटन करते हैं तो एमाइड, आंशिक अपचयन करते हैं तो एल्डिहाइड और पूर्ण अपचयन करते हैं तो अपन को प्राथमिक एमीन प्राप्त होती है। अब अपन सेकंड लेते हैं एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण। अब देखिए अपन एल्किल हैलाइड लेंगे और एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया AgCN सिल्वर साइनाइड, तब ये AgX निकल जाएगा और ये बन जाएगा RN डबल बॉन्ड उपसर्जक बंध C प्लस AgX, ये बनेगा। इसको अपन कहेंगे एल्किल आइसोसाइनाइड। अब यहाँ पर R की जगह CH3Cl ले ले, मैथिल क्लोराइड, रिएक्शन विथ
AgCN सिल्वर साइनाइड। तब यहाँ पर अपना बन जाएगा CH3N डबल बॉन्ड उपसर्ग बंध C प्लस AgCl। तो ये प्राप्त हो जाएगा अपन को मैथिल आइसोसाइनाइड। मैथिल आइसोसाइनाइड का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो अपन को मैथिल आइसोसाइनाइड प्राप्त हुआ है, इस मैथिल आइसोसाइनाइड का अपन पूर्ण जलापटन करते हैं और एक बार पूर्ण क्या करते हैं, अपचयन करते हैं। अब देखिए यहाँ पर यह है अपना मैथिल आइसोसाइनाइड। मैथिल आइसोसाइनाइड का पूर्ण जलापटन करते हैं। तो ये कितने H प्रदान करेगा, 2H2O, जल के 2 अणु। अब यहाँ पर जब ये अभिक्रिया होगी तो यहाँ पर एक तो उसके अंदर बन जाएगा CH3, ये N है और 2 H इसके साथ जुड़ जाएगा, तो एक तो बन जाएगा CH3 NH2 और पीछे बचे 2 और 1 H प्लस बन जाएगा HCOOH। एक तो बना इसमें मैथिल एमीन और एक बना इसमें फॉर्मिक अम्ल या इसको कहते हैं मेथेनोइक अम्ल। सेकेंड CH3N डबल बॉन्ड उपसर्ग C, मैथिल आइसोसाइनाइड। इसका अपन करते हैं C2H5OH और Na के साथ में पूर्ण अपचयन करते हैं। तो ये कितने H देगा, 4H देगा। तो एक H यहाँ जुड़ जाएगा, तो CH3NH और 3 यहाँ जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पर बन जाएगा CH3NH CH3 डाइमेथिल एमीन, या IUPAC में कहेंगे एन मैथिल मैथेनेमीन। और ये एमीन कितने डिग्री प्राप्त होगी, 2 डिग्री प्राप्त होगी। तो एल्किल जो हैलाइड है, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया AgCN के साथ करेंगे तो अपन को एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होगा। और एल्किल आइसोसाइनाइड का जब पूर्ण जलापटन करेंगे तो अपन को एक तो प्राथमिक एमीन और एक फॉर्मिक एसिड प्राप्त होगा। और जब अपन एल्किल आइसोसाइनाइड का पूर्ण अपचयन करेंगे तो अपन को क्या प्राप्त होगी, मतलब द्वितीयक एमीन 2 डिग्री प्राप्त होती है। अब यहाँ पर एक प्रश्न बनता है, प्रश्न ये पूछा जाता है, एल्किल हैलाइड RX की अभिक्रिया KCN के साथ करवाने पर एल्किल साइनाइड का निर्माण होता है, जबकि AgCN के साथ एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। क्यों? अभी अपन ने अभिक्रिया पढ़ी थी कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जब KCN के साथ की थी तो एल्किल साइनाइड प्राप्त हुआ था,
और एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जब AgCN के साथ की तो अपन को एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त हुआ। क्यों? तो इसका कारण ये है कि जो अपना KCN है ये पोटेशियम साइनाइड एक आयनिक यौगिक है। और आयनिक यौगिक होने के कारण ये टूट जाएगा K+ में और Cn- में टूट जाएगा। अब यहाँ पर जो Cn- है मतलब साइनाइड है, ये जो साइनाइड जो है ये साइनाइड कैसा है, मतलब ये C से भी जुड़ सकता है और N से भी जुड़ सकता है एल्किल ग्रुप के साथ में। अब यहाँ पर जब R एल्किल ग्रुप के साथ में Cn जुड़ता है तो यहाँ पर ये भी कार्बन होता है, ये कार्बन होता है, तो ये कार्बन कार्बन मतलब कार्बन कार्बन CC बंध बनता है और N जुड़ेगा तो बंध कौन सा बनेगा, इसमें जो RN बंध बनेगा। तो यहाँ पर जो ये Cn है, अब Cn जो है वो कार्बन और नाइट्रोजन मतलब कार्बन परमाणु से भी जुड़ सकता है और नाइट्रोजन परमाणु से भी जुड़ सकता है। तो ये कहने का मतलब ये हुआ कि अब बंध स्थायी कौन सा होगा, तो R के साथ में जब Cn जुड़ेगा तो ये बंध बनेगा, ये कैसा हुआ, CC बंध हुआ। और जबकि यदि N जुड़ता तो बंध कौन सा बनता, RN बनता। तो कहने का मतलब RN की तुलना में CC बंध क्या है, अधिक स्थायी है। और अधिक स्थायी होने के कारण यहाँ पर जब KCN से अभिक्रिया करेंगे तो निर्माण किसका होगा, यहाँ पर एल्किल साइनाइड का होगा। इसी टाइप से यहाँ पर अपन जब RX एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया AgCN के साथ करवाई थी तो ये तो आयनिक यौगिक था, लेकिन AgCN कैसा है, सहसंयोजी यौगिक है। और सहसंयोजी यौगिक होने के कारण ये जो है Ag+ और Cn- आयनों में विभक्त नहीं होगा। और नहीं होगा तब ये जुड़ेगा कैसे, तो यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर क्या होगा, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होगा। और ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है वो R के साथ में क्या करेगा, बंध बनाएगा। इसलिए AgCN के साथ में जब अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर जो है वो किसका निर्माण होगा, N से जुड़ेगा, डबल बॉन्ड उपसर्जन, मतलब यहाँ पर किसका निर्माण हो रहा है, एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण होगा। तो इसका आंसर ये होगा। तो अपन कह सकते हैं कि जो एल्किल हैलाइड जब KCN के साथ अभिक्रिया करता है तो एल्किल साइनाइड का निर्माण होता है, क्योंकि अपन कहेंगे कि जो KCN है वो आयनिक यौगिक है, वो K+ और Cn- आयनों में विभक्त हो जाएगा। और Cn जो आयन जो है ये दोनों परमाणु जुड़ सकते हैं, C से भी जुड़ सकता है और N से भी जुड़ सकता है, मतलब इसको अपन उभयदंती लिगेंड भी कह सकते हैं। और उसके बाद में जब ये C से जुड़ेगा तो CC बंध बनेगा और N से जुड़ेगा तो RN बंध बनेगा। तो RN की तुलना में CC बंध है वो क्या होगा, अधिक स्थायी होगा। इसलिए यहाँ पर KCN के द्वारा किसका निर्माण होगा, एल्किल साइनाइड का निर्माण होगा। और AgCN है यह एक सहसंयोजी यौगिक है, इसलिए यह आयनों में विभक्त नहीं होगा। और आयनों में विभक्त नहीं होगा तो इसलिए यहाँ पर N के ऊपर क्या है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है और ये बंध बनाने में भाग लेगा। और ये जब N इसके साथ जुड़ेगा तो R यहाँ पर किसका निर्माण हो जाएगा, एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। थैंक्स।